क्लास 10 इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम जैसा तुम लिख के आए हो वैसा साइंस का लिख के आओगे तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। हाय, माय नेम इज शुभम पाठक, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि साइंस की आंसर शीट आपको किस तरीके से लिखनी है इफ यू वांट 5 एक्स्ट्रा मार्क्स इन योर एग्जाम। पिछले 5 साल जिन बच्चों ने सीबीएसई क्लास 10 में टॉप किया था उनकी आंसर शीट को डिकोड करके जो पॉइंटर्स निकले वो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। इसके अलावा सीबीएसई की वेबसाइट पे 2025 बोर्ड एग्जाम के क्लास 10 के साइंस के एग्जाम के लिए जो सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी है और जो टॉपर की आंसर शीट दी है वो भी लेके आई हूँ, वो भी आज की वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत छोटा रखेंगे, तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी, पूरा ध्यान से देखना एंड नोट डाउन द पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। अब सबसे पहले वही बात बोलूंगी मैं, तो सारे टीचर्स तुम्हें बोलेंगे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। कई क्वेश्चन तुमने अपने हाफ ईयरली मिड टर्म में भी देखे होंगे जिसमें लिखा होता है नॉट ट्रू, फाइंड द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। अनट्रू की जगह, इनकरेक्ट की जगह वो लोग नॉट ट्रू लिख देते हैं। वहां पे नॉट वर्ड अगर हमने नहीं देखा तो हमारे नंबर कट जाते हैं। जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें जो एसआई यूनिट्स आती हैं वो मैचिंग नहीं होती है, उन्हें पहले मैच करना पड़ता है। तो ये सारी मिस्टेक्स तुम अवॉइड कर सकते हो जिन्हें केयरलेस मिस्टेक बोला जाता है अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। उंगली रख रख के पढ़ो, वर्ड टू वर्ड पढ़ो और फिर लिखने बैठो आंसर। अब दूसरा सवाल जो बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं वो ये कि मैम हम कहां से शुरू करें, सेक्शन ए से, सेक्शन बी से, सेक्शन डी से, कहां से शुरू करें? तो भैया कोई सेट रूल नहीं है, पेपर कहीं से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन एडवाइजेबल होता है कि पेपर जो सेक्शन वाइज आया है उसी सेक्शन वाइज अगर तुम करोगे तो बहुत इजी होता है। इसका एक फंडा भी है, पता है क्या? जब एग्जामिनर तुम्हारे पेपर चेक कर रहा होता है ना तो उनके पास एक सैंपल आंसर शीट होती है जिसके साथ साथ वो तुम्हारा पेपर चेक कर रहे होते हैं। अब वो सैंपल आंसर शीट शुरू होती है सेक्शन ए से और खत्म होती है सेक्शन ई पे। तो अगर तुम ए टू ई सेक्शन अटेम्प्ट करोगे तो एग्जामिनर को इजी रहता है, इसीलिए वो प्रेफर्ड है, वरना तुम शुरू कहीं से भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने कोई सेक्शन शुरू कर दिया है, चाहे वो सेक्शन ए है चाहे वो सेक्शन बी है, उसे प्लीज खत्म करो। एक सेक्शन पिक कर लिया तो प्लीज उसे खत्म करो, कूदते मत फिरो कि पहले सेक्शन ए के 3 क्वेश्चन कर लिए, फिर कूद के सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन कर लिए, फिर सेक्शन सी पे आ गए। नहीं, ये सब मत करो। नाउ थर्ड इज डिवाइड टाइम अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। भैया जितने मार्क्स एक क्वेश्चन में मिलने वाले हैं उसके रिस्पेक्टिव ही तो तुम उसमें टाइम स्पेंड करोगे ना। 1 मार्क के क्वेश्चन पे अगर तुमने 10 मिनट लगा के सही आंसर भी ले लिया तो भी तो तुम्हें एक ही नंबर मिलेगा यार, और उसकी वजह से जो पेपर छूटेगा वो अलग। तुम्हें लगता है कि तुम 1 मिनट 2 मिनट सोच रहे हो, देखते देखते 15 मिनट निकल जाते हैं। इससे अच्छा है कि जब भी किसी क्वेश्चन पे अटको 1 मिनट उसके बारे में सोचो, लेकिन 1 मिनट से ऊपर टाइम मत स्पेंड करना। मूव ऑन and then come back to the question again with a fresh perspective. Then keep the answer sheet neat and organized. अब ये तो भाई सबको ही पता होता है कि आंसर शीट को गुच्चड़ मुच्चड़ करके नहीं आना है। अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग गंदी है तो भी तुम्हारे पास पूरी अपॉर्चुनिटी होती है अपनी आंसर शीट को नीट एंड क्लीन रखने की। अभी जब आगे टॉपर की आंसर शीट डिस्कस करेंगे ना सीबीएसई वाली, तो मैं उसमें बताती हूँ ये पॉइंट। देन डोंट आंसर बोथ क्वेश्चन इन अ चॉइस। अरे बाप रे, कितने बच्चे ये गलती करते हैं। डेली बेसिस पे मेरे पास क्वेरी आती है कि मैम अगर चॉइस वाले दोनों क्वेश्चन है, हमने दोनों कर दिए तो जो ठीक होगा उसके नंबर मिल जाएंगे। नहीं भैया, जो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना तुम उसके नंबर मिल जाएंगे। अब वो गलत है तो कट जाएंगे, सही है तो मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13 आया, क्वेश्चन नंबर 13 में ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में चॉइस थी। अगर तुमने दोनों कर दिए ना तो यही वाला काउंट होगा, ये वाला काउंट भी नहीं होगा। तो दोनों मत करो, दोनों में से जिसके लिए कॉन्फिडेंट हो वो वाला करके आओ। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन के सब सेक्शन के बीच में चॉइस होती है, पूरे क्वेश्चन में नहीं होती है। मेरे नंबर कटे थे भैया बोर्ड एग्जाम में इसकी वजह से। क्या होता है, मान लो क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका ए पार्ट कंपलसरी है, उसके बाद बी पार्ट लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है और। अब बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है इन दोनों में और इसमें चॉइस है। नहीं, ए वाला तो कंपलसरी है, बी वाले में चॉइस है। तो अगर तुम नीचे वाला करके आए तो ए सेक्शन तो तुमने किया ही नहीं और नंबर हमारे कट गए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। देन वी हैव अवॉइड ओवर राइटिंग। अगर तुमने कुछ भी गलत कर दिया है, एक पूरे पैराग्राफ में एक सेंटेंस गलत कर दिया है या एक वर्ड गलत कर दिया है, तो उसी के ऊपर लिखने की कोशिश मत किया करो। मान लो है ब्रीदिंग वर्ड, अब तुम्हें आया याद कि यहाँ पे तो रेस्पिरेशन लिखना था, अब इसको काट के यहीं पे मत लिखो यार रेस्पिरेशन, इसको काट के आगे लिख दो रेस्पिरेशन। देन आंसर इन पॉइंट्स। कोई भी क्वेश्चन आए, डिस्कस आए, एनालाइज आए, इलैबोरेट आए, डजंट मैटर, तुम्हें पॉइंट में आंसर करना है। एंड द लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिक टू द पॉइंट। जो पूछा है वही लिखना है, उसके आसपास की चीजें लिख के आओगे 0 नंबर मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आया है और न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आता है तो जो भी तुम्हें वैल्यूज उसमें दी हुई हैं वो अगर तुम लिख के आ जाओगे, साथ में अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है फॉर्मूला लिख के आ जाओगे तो तुम्हें 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में वहां अगर टेट्रावैलेंसी में तुम कैटेनेशन की प्रॉपर्टी लिख के आ गए और तुम सोच रहे हो कि ये भी तो कार्बन की प्रॉपर्टी है, आधा नंबर तो मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई, जो पूछा वे लिखिए। चलिए अब देखते हैं हम कि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट कितना करना है। देखो ये रियलिस्टिक टाइम मैनेजमेंट है, यही तुम्हें बोर्ड एग्जाम में फॉलो करना है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन पे तुम्हें 30 मिनट लगाने हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन पे तुम्हें 25 मिनट्स लगाने हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे तुम्हें 15 to 20 मिनट्स लगाने हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे तुम्हें 35 मिनट्स लगाने हैं और केस बेस्ड
क्वेश्चन पे तुम्हें 20-25 मिनट्स लगाने। विद दिस यू विल हैव इनफ टाइम टू डू योर पेपर रिविजन। अब पेपर प्रेजेंट कैसे करना है उस पे चलते हैं। तो ये रही भैया सीबीएसई की आंसर शीट जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की है। यहाँ पे सीबीएसई ने जो भी बच्चे ने गलतियां किया था उसे सर्कल लगा दिया है, जो बच्चे ने अच्छा किया था उस पर टिक लगाया हुआ है। तो मैं बताती हूँ, देखो बच्चे ने पहले क्या किया है, सेक्शन ए से स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे नोटिस किया कि उसने क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, जो तुम इंग्लिश के एग्जाम में भी करके आए थे। क्वेश्चन नंबर लिखा और फिर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उतारा है कि जो क्वेश्चन पूछा है वो भी ऊपर लिख देते हैं, आंसर बाद में लिखेंगे, नहीं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। सीधे उसने आंसर लिखना शुरू कर दिया और जितना 1 मार्क्स के लिए जरूरी है उतना ही लिखा है। अब यहाँ पे देखो सीबीएसई ने क्या किया है, सर्कल लगाया हुआ है। एग्जामिनर ने आंसर शीट पे ही सर्कल लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर तुम जूम करके देखोगे ना तो यहाँ पे बच्चे ने फ्लूइड लगाई हुई है, करेक्टर लगाया हुआ है, विच इज नॉट अलाउड इन बोर्ड एग्जाम। अब ऑब्वियसली करेक्टर की वजह से उसकी पूरी आंसर शीट को तो खत्म नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने यहाँ पे सर्कल लगा के वेबसाइट पे अपलोड किया है ताकि बाकी बच्चे जो आंसर शीट देख रहे हैं वो ना करें। तो हमें नहीं लगा के आना है फ्लूइड, हम जब क्वेश्चन लिख रहे हैं तभी हमें ध्यान देना है कि आंसर नंबर उसका बिल्कुल करेक्ट हो। अब 1 मार्क के क्वेश्चन के बीच में भी इस बच्चे ने क्या किया, लाइन छोड़ी हुई है, एक एक लाइन छोड़ी हुई है ताकि पेपर नीट लगे। इससे एग्जामिनर के लिए भी इजी हो जाता है आंसर को नोटिस करना और से मार्क्स देना। अब आगे देखो, इन्होंने जो भी कैलकुलेशन करनी थी वो ट्राई की है कि मार्जिन तक करें, लेकिन मार्जिन से थोड़ी बाहर आ गई है। अब ये गलती स्टॉपर बच्चे ने की है, लेकिन ट्राई करना कि तुम ये ना करो। सारी की सारी कैलकुलेशन तुम्हारी यहाँ पे होनी चाहिए और ट्राई करो कि पेंसिल से कैलकुलेशन किया करो ताकि अगर बाद में टाइम बच जाए तो तुम इसे इरेज भी कर दो। चलते 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे देखो रिप्रोडक्शन चैप्टर से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो बच्चे ने पहले क्या किया है कि जो चीजें सिमिलर पैटर्न की थी उन्हें एक साथ लिख दिया है और जो नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का वो अलग लिख दिया। पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दे दी और उसका क्या फायदा होता है वो लिख दिया। अब उसका फायदा जो है इससे बहुत अलग था तो उन्होंने एक यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से ये शुरू किया। जब आपको करना है क्वेश्चन 3 नंबर का अटेम्प्ट, आपको भी उसके पार्ट्स देखने हैं कि पूछा क्या हुआ है क्वेश्चन में। कभी भी क्वेश्चन में एक चीज नहीं पूछी होती है, 2-3 चीजें पूछी होती हैं। तो हमेशा ट्राई एंड चेंज द पैराग्राफ जब नई चीज के बारे में आंसर कर रहे हो। जैसे मान लो मेंडल कौन था पूछा है और मेंडल ने पी प्लांट चूज क्यों किया पूछा है, तो मेंडल के बारे में 2 लाइन लिख दी, फिर नेक्स्ट सेंटेंस से नेक्स्ट पैराग्राफ से हमने लिखा कि उसने पी प्लांट क्यों चूज किया था। एंड उसके बाद भी चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन हो, तुम्हें बीच में एक लाइन छोड़ के बीच में लाइन डालनी है। अच्छा, ये लाइन कब डालनी है? ये पेपर लिखते लिखते लाइन नहीं डालनी है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। हमें लाइन डालनी है बाद में, जो रिवीजन का टाइम होता है ना, प्रेजेंटेशन उसी में करनी होती है। चाहे तुम्हें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, चाहे क्वेश्चंस के बीच में लाइन डालनी है, ये सब कुछ लास्ट में करना है। अच्छा, अब मैं दिखाती हूँ कि डायग्राम्स को कैसे टॉपर बच्चा प्रेजेंट करता है और न्यूमेरिकल्स को कैसे करता है। ये रहा डायग्राम वाला क्वेश्चन जहां पे उन्होंने प्रिज्म बनाया हुआ है, बड़े प्यार से उन्होंने स्केल से प्रिज्म बनाया है, कितना नीट है। कई बच्चे क्या करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल बना के आ जाते हैं। नहीं भैया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इन्होंने अच्छे से नीट तरीके से यहाँ पे डायग्राम बनाया पेंसिल से और प्रॉपर लेबलिंग की है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट ऑफ सर आइजैक न्यूटन, यहाँ पे उसका टाइटल भी लिखा हुआ है। उन्होंने जो यहाँ पे बनाया है उसका टाइटल भी लिखा हुआ है। साथ में बड़ा क्वेश्चन है तो उन्होंने सारे के सारे कीवर्ड यहाँ पे देखो हाईलाइट किए हुए हैं। लाइट कैसी थी भाई? व्हाइट थी, वो उन्होंने मेंशन कर दिया। लाइट क्या करती है? स्प्लिट करती है, मेंशन कर दिया। स्प्लिट करके 7 रंगों में स्प्लिट करती है, वो भी मेंशन कर दिया। अब न्यूमेरिकल्स की बात करें और अगर रिएक्शंस की बात करें, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बच्चे पूरे पूरे पेज पे सिर्फ एक न्यूमेरिकल लिख के आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। न्यूमेरिकल्स के हर स्टेप के बीच में लाइन छोड़नी जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो उन्होंने एडिशन रिएक्शन दिखाई है, यहाँ पे उन्होंने रिएक्शन लिख दिया बच्चा, यहाँ पे फिर कंबशन की रिएक्शन दे दी। और फिर जब आंसर खत्म हुआ तो दूसरे आंसर से पहले उन्होंने एक लाइन छोड़ी और लाइन भी ड्रॉ कर दी, है ना, पेंसिल से एक लाइन भी ड्रॉ कर दी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पार्ट्स में आया हुआ है क्वेश्चन। तो पहले उन्होंने पार्ट ए लिखा, उसके उन्होंने हेडिंग बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा होता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है। तो पहले उन्होंने हेडिंग बनाई, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को एक्सप्लेन किया कि वो कैसे होता है फिनोमेना। और उसके बाद जब वो नेक्स्ट पे गए तो उन्होंने लाइन नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने पैराग्राफ चेंज किया। और यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा सा गैप तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग अगर इससे ज्यादा बड़ी बड़ी है तो आप क्वेश्चन के सब पार्ट्स के बीच में एक लाइन छोड़ सकते हो, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे उन्होंने डायग्राम देखो कितने नीट तरीके से बनाया है। कोई बहुत ही हाई फाई डायग्राम नहीं बनाया है कि जिसमें बहुत टाइम लगे। नीट डायग्राम बनाया है, लेबलिंग पे ध्यान दिया है। जहां उनके पास स्पेस कम है, देखो उन्होंने क्या किया है, कैपिटल लेटर्स में लेबलिंग की है, क्योंकि यहाँ पे कंजस्टेड हो रहा था। तो अगर आप रैंडम हैंडराइटिंग लिखोगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर को समझना है, लेजिबल ना लगे आपकी हैंडराइटिंग, तो उन्होंने लिख दिया कैपिटल लेटर में। यही छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जो पेपर प्रेजेंटेशन में पता होनी चाहिए, क्योंकि एक ही पेन अलाउड है हमारे पेपर में, ब्लू पेन। अब उससे जब तक ये सारी ट्रिक्स नहीं करेंगे तो पेपर कैसे अच्छा लगेगा। चलो अब मैं दिखाती हूँ एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। यहाँ पे उन्होंने किया न्यूमेरिकल,
न्यूमेरिकल के बाद पार्ट सी में उन्होंने देखो छोड़ी है लाइन, क्योंकि ये जो डायग्राम है ना, ये अगर इसके साथ मिक्स हो जाता लास्ट वाली लाइन के साथ तो हमारा डायग्राम बहुत ही हौच पौच लगता, इसलिए उन्होंने यहाँ पे लाइन छोड़ दी और इस पार्ट में उन्होंने क्या डाल दिया, पेंसिल से लाइन डाल दी। ठीक है, तो जहां जरूरी है तुम क्वेश्चन के सब पार्ट्स के बीच में स्पेस भी छोड़ सकते हो, लाइन भी डाल सकते हो। और यहाँ पे बहुत ही नीट तरीके से उन्होंने डायग्राम बनाया और डायग्राम के नीचे जो लिखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन, उसमें भी बच्चे ने हाईलाइट किया यार। सो ये सारी की सारी चीजें तुम्हें अपने पेपर प्रेजेंटेशन में ध्यान रखनी है और इसे कल के एग्जाम में करके आना है। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा। थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करके जाना, ठीक है। बाय बाय।